दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो हमारा प्रदेश की विशेषताओं पर आधारित वीडियो है। दोस्तों इसके पहले मैंने प्रदेश की परिभाषा दिया। प्रदेश की परिभाषा में हमने बोला था कि विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदेश का सीमांकन किया है और उस सीमांकन के अंतर्गत एक रूपता समरूपता वाले क्षेत्र को एक प्रदेश के अंतर्गत बांटा गया। उसके अंतर्गत हमने कई विद्वानों का नाम बतलाया था, जिसमें विडाल डिला ब्लास महोदय, हर्बर्टसन महोदय, आपका वुफ्टर, फेनेमन और जेरासिमोव आदि कई जो है हमारे भूगोलवेता हुए, जिन्होंने प्रदेश के भागों को बांटने का प्रयास किया समरूपता के आधार पर। और उन्होंने कहा कि जहाँ की एक जैसी दशाएं होगी, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो ऊंचावच हो, चाहे वो भूमि के उपज वाले मिट्टी हो, आदि क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने प्रदेश को परिभाषित किया है, जिसको हमने जो है संक्षिप्त रूप में आपके सामने वीडियो से अवगत करवाया है। उसके बाद आगे की कड़ी में बिल्कुल ये एमए और बीए के सेमेस्टर सिलेबस पर आधारित है, इसलिए मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजन यानी कि प्रदेश की विशेषता। तो प्रदेश की विशेषता पर जाने के पहले मैं जेरासिमोव की परिभाषा से आपको अवगत कर देना चाह रहा हूं। उसके बाद में प्रदेश की विशेषता पर मैं चर्चा करूंगा। तो जेरासिमोव ने अपनी पुस्तक आएगा 1 नंबर का प्रश्न यहीं से तैयार हो गया कि जेरासिमोव की पुस्तक का क्या नाम है। तो सोवियत जियोग्राफी टास्क एंड अकॉम्प्लिशमेंट में कहा है कि प्रदेश को एक संश्लिष्ट एकीकृत क्षेत्र के रूप में माना जाए। कैसा माना जाए कि प्रदेश को एक संश्लिष्ट एकीकृत क्षेत्र के रूप में जो है माना जाए। उसमें क्या है, यही मान्यता सोवियत संघ के आर्थिक प्रादेशिकरण का आधार बन गया। ये जो जेरासिमोव ने अपने पुस्तक के माध्यम से कहा कि प्रदेश को एक संश्लिष्ट एकीकृत क्षेत्र मानना होगा, एक प्रदेश मानना होगा, और यही जो है मान्यता सोवियत संघ के आर्थिक प्रादेशिक का आधार बन गया। ठीक है, और इनका मान्यता जो है सर्वमान्य माना गया, सर्वमान्य और व्यापक माना गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रदेश की विशेषता के बातें कर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदेश को परिभाषित किया है, और भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करने के बाद में प्रदेश की कई विशेषताएं सामने उभर करके आई हैं। जो मुख्य मुख्य विशेषताएं होंगे उन पर मैं फोकस डालूंगा आपको। तो पहला विशेषता क्या है कि प्रायः प्रदेशों की अपनी निश्चित सीमा रहती है। क्या रहती है? सीमा रहती है। कैसी? निश्चित सीमा रहती है, तभी वो प्रदेश कहलाता है। जैसा कि हमने पहले भी बतलाया कि ऊंचावच वाले प्रदेश, जहाँ के ऊंचावच की स्थिति एक समान हो, जहाँ की जलवायु एक समान हो, जहाँ की मृदा एक समान हो, आदि कई प्रकार की जो है समानताएं पाई जाती है, वही एक प्रदेश का रूप लेता है। तो यहाँ पहला विशेषता आ गया कि प्रायः प्रदेशों की अपनी निश्चित सीमा रहती है। जो प्रदेश होता है उसका सीमांकन किया हुआ रहता है, एक रूपता होती है, समरूपता होती है। नंबर 2, प्रदेश की सीमा के भीतर किसी न किसी तत्व संबंधी एक रूपता दिखाई देती है। ये हमने जो है पहले में भी बात कहा, हालांकि मिला जुला करके उसी जगह पर हम लोग आएंगे। तो क्या कह रहा है कि प्रदेश की सीमा के भीतर जो सीमांकन किया गया है, उस सीमांकन के अंदर सीमा के भीतर किसी न किसी प्रकार से तत्व संबंधी एक रूपता दिखाई देगी। और वो एक रूपता क्या दिखाई देगी? उदाहरण के तौर पर आप देखें तो वो होगा हमारा ऊंचावच। इसका जिक्र मैंने कहा। तापमान, वर्षा, मिट्टी अथवा वनस्पति द्वारा निर्धारित ये महत्वपूर्ण प्रदेश होते हैं, जो किसी सीमा के अंदर बंधे होते हैं और जिसमें जो है एक रूपता पाई जाती है। वो तत्वों में या तो ऊंचावच में एक रूपता होगी, उसके आधार पर प्रदेशों का सीमांकन होगा, या तो तापमान के आधार पर, या तो वर्षा के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, या वनस्पति के आधार पर
प्रदेशों का सीमांकन होता है, क्योंकि वहां की मिट्टियां, वहां के वनस्पति, वहां की वर्षा एक रूप में पाई जाती है, जिस कारण जो है एक अलग प्रदेश का जो है निर्धारण किया जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। कोई भी प्रदेश सभी समानता निर्धारक आधार तत्व के संदर्भ में समरूप नहीं हो सकता है। अब कह रहा है कि कहीं ऐसा भी होता है कि हमने यहाँ बात कहा, कल भी हमने बोला था, विडाल डेला ब्लास महोदय की बातें हमने कहा था और डिकिंसन महोदय की बात कहा था। तो विडाल डेला ब्लास महोदय ने क्या कहा था कि प्रतिकूल लक्षणों वाली वस्तुओं में किसी दैवीय कारण से वहां रहने के लिए कुछ दिनों के बाद में उस रूप में उसके समन्वय हो जाते हैं, उसके रूप में सम्मिलित हो जाते हैं, एक दूसरे से जो है वो मेल कर जाते हैं, या उसके आधार पर जो है उनका अस्तित्व कायम हो जाता है। वही डिकिंसन महोदय ने कहा था कि समान परिस्थितियां समान समूहों में प्रदेश का निर्माण होता है। तो विडाल डेला ब्लास महोदय ने क्या बोला था कि विपरीत पर यानी कि प्रतिकूल लक्षण वाले में भी जो है लोग सामंजस्य करते हैं, और डिकिंसन ने कहा कि एक लक्षण वाले, एक दशाओं वाले प्रदेश में जो है लोग अपना जो है प्रदेश का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ यही बात आ गई, कह रहा है यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि पहला और दूसरा में जो हम लोग देखा कि क्या है कि तत्व संबंधी एक रूपता और होती है। पहला में भी हमने देखा कि प्रदेशों की अपने निश्चित सीमा रहती है। यहाँ तक तो बातें सही थी कि एक जैसा जो है तापमान, वर्षा, मिट्टी, वनस्पति की एक रूपता पाए गए। अब यहाँ बात आ गई, कोई भी प्रदेश सभी समांगता निर्धारक आधार तत्व के संदर्भ में समरूप नहीं हो सकता है। आप यदि किसी प्रदेश को ले लें तो एक प्रदेश सभी रूप में समांगता वाले नहीं हो सकता है। क्यों? जैसे कि उदाहरण में हम आपके सामने रख रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है? जैसे ऊंचावच के आधार पर आप देखें, ऊंचावच के आधार पर है ना, धरातलीय स्वरूप में ऊंचावच में भिन्नता के आधार पर, तो ऊंचावच के आधार पर गंगा का मैदान एक समरूप प्रदेश है। यदि ऊंचावच के दृष्टि से देखें तो मैदानी क्षेत्र बिल्कुल जो है एक समान दिखाई देता है। तो ये क्या है कि ऊंचावच के आधार पर गंगा का मैदान, क्या गंगा का मैदान एक समरूप प्रदेश के रूप में उभर करके सामने आता है कि नहीं। ऊंचावच की बात जब हो गई तो गंगा का प्रदेश जो है बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन यही गंगा का प्रदेश का जब जो हम बंटवारा करते हैं तो वनस्पति के संदर्भ में देखें तो इसमें जो है भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये भिन्नताएं कैसे पाई जाती है, अब इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। अब गंगा के प्रदेश का मामला आ गया है, ऊंचावच और वनस्पति प्रदेश के आधार पर प्रदेशों का विभाजन। तो ये भी समझना आवश्यक है कि एक तरफ तो मैदानी की बातें हो गई, तो दूसरे तरफ जो है यहाँ वनस्पति से संबंधित बातें हो गई। तो प्रदेश का विभाजन में दोनों में समरूपता नहीं हो पा रही है, प्रदेश के आधार पर, वनस्पति ऊंचावच के आधार पर और वनस्पति के आधार पर। अब देखते हैं कि वनस्पति के आधार पर गंगा के मैदान को दो भागों में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ वनस्पति के आधार पर देख रहे हैं, क्योंकि ऊंचावच के आधार पर हमने देखा कि यह जो है पूरा प्लेन एरिया है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब वनस्पति के आधार पर इसी प्रदेश में देख रहे हैं कि भिन्नता पाई जा रही है। क्या भिन्नता पाई जा रही है कि गंगा के मैदान को एक भाग में पूर्वी भाग में बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरा पश्चिमी भाग में बांटा जा रहा है। क्या कारण है भाई? प्रदेश तो एक ही है लेकिन विभाजन हो गया। यहाँ कहीं ना कहीं विडाल डेला ब्लास महोदय की बातें उभर करके सामने आई कि प्रदेश चाहे जैसा भी हो, आपको उस प्रदेश के अनुसार समन्वय बनाना होगा। वो या तो दैवीय शक्ति के कारण आपको करना होगा, या जो है आप उस प्रदेश में रह रहे हैं उस परिस्थिति में आपको रहना होगा, उसके साथ जुड़कर रहना होगा। जैसे उदाहरण में ले लीजिए कि अब जो है कोई शादी ब्याह कर लिया, अब यहाँ के इंडिया का आदमी है तो अमेरिका में शादी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां उसके अनुकूल तो नहीं है। एक यहाँ माँ बाप का प्यार, दूसरा जो है वहाँ उसका जो है ससुराल का प्यार। अब क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो जो है त्यागेगा, लेकिन वो दोनों तरफ समन्वय बनाएगा। ठीक उसी प्रकार कहिए कि ये जो है स्थिति है भाई, तो ऊंचावच के दृष्टि तो ठीक है,
अब हम वनस्पति के आधार पर कैसे त्याग देंगे गंगा के मैदानी प्रदेश को? नहीं ना, नहीं त्यागेंगे। तो यही है जो है पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की बात आ गई। तो पूर्वी भाग का कैसे बंटवारा हुआ? तो शिवालिक पहाड़ी और पठार के साथ मिलकर के जो एक अलग प्रदेश का निर्माण हुआ, ये हमारा पूर्वी भाग के अंतर्गत रखा गया। ठीक, वनस्पति के आधार पर। वहीं पश्चिमी भाग के वनस्पति के आधार पर देखें तो मालवा का पठार अरावली तथा हिमालय के निचली श्रेणी को एक साथ मिला दिया जाए तो एक जो है ये पश्चिमी भाग बन जाता है और ये जो है मानसूनी पतझड़ प्रदेश के रूप में जो है उभर कर सामने आता है। स्पष्ट? अब कंक्लूजन यही निकल रहा है कि स्पष्ट है कि जितने प्रकार के तत्व ऊंचावच, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि जितने भी प्रकार के तत्व पृथ्वी की सतह पर पाए जाएंगे उतने ही प्रकार के प्रदेश यहाँ पर होंगे। अब प्रदेश की तीसरी विशेषता पर नजर डालते हैं मित्रों। तो प्रदेश की तीसरी विशेषता में एक रूपता, वो क्या क्या चीज में एक रूपता होनी चाहिए उस पर देखते हैं। प्रदेश की एक रूपता में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के क्षेत्रीय सामंजस्य की देन ही होती है जो यहाँ प्रदेश की एक रूपता पाई जाती है। ठीक है, ऐसे समूहों में किसी एक तत्व की महत्ता अधिक होती है। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों में प्रदेश में पाए जाने वाले किसी एक तत्व की महत्ता अधिक होती है। हो सके कि भौतिक प्रदेश की है अधिकता हो सके सामाजिक के आधार पर जो है इस प्रदेश का बंटवारा किया गया हो, या आर्थिक आधार पर किया गया हो, या सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर जो है प्रदेशों का विभाजन किया गया हो। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारे तत्वों में जो एक रूपता पाई जा रही है उन एक रूपता वाले तत्वों में किसी एक तत्व की महत्ता अधिक होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लें कि भूमि की ढाल की मात्रा में भिन्नता के आधार पर समरूप ऊंचावच प्रदेश का सीमांकन किया जा सकता है। कैसे? भूमि की ढाल की मात्रा के आधार पर, भूमि हमारे किस रूप में जो है ढाल में है उसकी मात्रा के आधार पर जो है समरूप प्रदेश का जो है सीमांकन किया जाएगा। कैसे सीमांकन किया जाएगा? ऊंचावच के आधार पर। ये जो हमारा प्रदेश मान लीजिए कि ऐसे आ रहा है तो एक साथ में नहीं होगा, यहाँ से सीमांकन कर देगा ऊपर वाला क्षेत्र, मंझला क्षेत्र या बीच मध्य वाला क्षेत्र और निचला क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होगा? ऊंचावच के आधार पर एक तरफ से एक ही भाग में नहीं बांटेगा। यही कह रहा है कि भूमि की ढाल की मात्रा भिन्नता के आधार पर समरूप ऊंचावच प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। लेकिन यहाँ लेकिन लग गया। क्यों लेकिन लग गया? उनमें से ऐसे ऊंचावच प्रदेश की बातें हो रही है। कैसे ऊंचावच प्रदेश? जो सार्थक सिद्ध होते हैं। किस रूप में? या तो वो दूसरे तत्व में, जैसे वनस्पति उनका, कृषि या रहने का जो है मकान हो, वैसे प्रदेशों के क्षेत्रीय सामंजस्य के पास पड़ोस के क्षेत्रों से भिन्न होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है कि ऊंचावच प्रदेश सार्थक सिद्ध होंगे जिसमें दूसरे तत्व जैसे वनस्पति, कृषि अथवा अधिवास प्रारूप का क्षेत्रीय सामंजस्य पास पड़ोस के क्षेत्र से भिन्न होगा। पास पड़ोस के क्षेत्र यानी ये पड़ोस में जो है यहाँ समरूपता की बात आ गई तो इसके बगल वाले क्षेत्र में जो है क्या होगी? ये समरूपता नहीं पाई जाएगी। यदि ये समरूपता यहाँ जो है कृषि, मान लिया जाए कि यहाँ कृषि की अधिकता है और यहाँ भी रहे तो ये प्रदेश दोनों एक हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ की कृषि की उपज ज्यादा है, यहाँ की कृषि की उपज कम है, तो कृषि की उपज के आधार पर भी जो है ये अलग प्रदेश का सीमांकन होगा। ऊंचावच के आधार पर भी अलग होगा, वनस्पति के आधार पर भी अलग होगा। यही कह रहा है कि जो सामंजस्य होगा इस प्रदेश का उस प्रदेश के अंदर तो एक रूपता होगी ही, चाहे जिस प्रकार की एक रूपता हो, लेकिन उसके बाहर वाले प्रदेशों में, इसके बाहर वाले प्रदेशों में एक रूपता नहीं पाई जाएगी। प्रदेश की चौथी विशेषता पर नजर डाल रहे हैं दोस्तों। क्या है इसमें चौथी विशेषता में? कि विशिष्टता युक्त तथा पास पड़ोस के क्षेत्र से भिन्न होना प्रदेश के आवश्यक शर्त है। हमने पहले भी बतलाया था
कि प्रदेश के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए? पास पड़ोस के क्षेत्रों से उसको भिन्न होना चाहिए, अपनी विशिष्ट पहचान को लिए हुआ होना चाहिए और उसके प्रदेश जो है उस दूसरे प्रदेश से भिन्न हो। किस कारण से? विशिष्टता युक्त तत्वों से। अर्थात कोई भूभाग तभी प्रदेश की पहचान पा सकता है जब उसमें विशिष्ट पहचान हो और पास पड़ोस के क्षेत्रों से वो अलग दिखाई दे। ठीक है, वो विशिष्ट पहचान को लिए हुए रहे और पास पड़ोस वाले प्रदेश से वो अलग पहचान को बनावे, दूर से ही उसकी जो है स्पष्ट रूप से परिवर्तित हो जाए, वो दूर से ही दिख जाए कि उसकी एक अलग पहचान है, खास पहचान है, तभी वो प्रदेश कहला सकता है। आगे आते हैं, प्रदेश की विशिष्टता एक सापेक्षिक संकल्पना है। गुणात्मक प्रदेश की विशिष्टता का निर्णय लेने के लिए पास पड़ोस के क्षेत्रों के साथ उसकी तुलना करना आवश्यक होता है। यहाँ क्या बात बोल रहा है कि जब प्रदेश का जो है निर्धारण हो गया है तो पास पड़ोस के क्षेत्रों के साथ उसकी तुलना करना आवश्यक होता है कि देखिए उस प्रदेश में कितनी विशिष्टताएं हैं। जैसे हमने जो है उदाहरण में दिया कि वनस्पति के आधार पर गंगा के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को, तो दोनों का जो है उदाहरण आपके सामने आया। इस प्रकार से ऐसा जो है प्रदेश हो कि उस प्रदेश का मिसाल, उस प्रदेश का उदाहरण दूसरे प्रदेश से दिया जा सके। आगे चलते हैं हम लोग। यही कारण है प्रदेश को एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जिसकी सीमा के भीतर अधिकतम समरूपता होती है। क्या होती है? एक सीमा के अंदर अधिकतम समरूपता होती है जबकि सीमा के बाहर अधिकतम विषमता पाई जाती है। जैसे मैं झारखंड में रहता हूं तो झारखंड की पहचान क्या है? झारखंड की पहचान झाड़ झाड़ियों से होता है, खनिज संपदाओं के आधार पर होता है, पठारी प्रदेश के आधार पर होता है। वहीं अब बिहार का जो है विभाजन को आप देख लें तो मैदानी प्रदेश के आधार पर होता है। वहां अधिक उपज वाले जो है मृदा है, उपजाऊ मिट्टी के आधार पर होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की पहचान अलग हो और जिस प्रदेश की बात हो रही हो उसमें समरूपता हो और बाकी जो है उसके बाहर की बातें क्या हो, वो विषमता युक्त हो। यही कह रहा है कि सीमा के अंदर एक रूपता की बात हो और सीमा के बाहर एक रूपता नहीं पाई जाए, वही हमारा प्रदेश की विशेषता होगी। आगे हम लोग चलते हैं कि प्रदेश किसी भी आकार का हो सकता है। प्रदेश का विस्तार चाहे तो बड़ा भी हो सकता है, चाहे तो छोटा भी हो सकता है। जैसे भारत में जो है राज्य में देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा है, सिक्किम सबसे छोटा है। वो हमारा क्षेत्रफल के दृष्टि से भी आप बड़ा या छोटा देख सकते हैं। वनस्पति प्रदेश के आधार पर भी देख सकते हैं, उपज वाले क्षेत्र के आधार पर भी देख सकते हैं। इस प्रकार ये कह रहा है कि प्रदेश किसी भी आकार या विस्तार का हो सकता है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट हो गया। अब आगे चलते हैं कि प्रदेश को कर्मानुसार विभाजित किया जाता है, कर्म के अनुसार। तो 3 कर्मों में बांटा जाता है। ये हमारा बृहद जो बड़ा हुआ, मध्यम मिडिल और सबसे छोटा जो निम्न हुआ। तो बृहद, मध्यम और निम्न ये प्रदेशों को 3 पदानुक्रम में स्टेप बाय स्टेप यानी कि 3 स्टेप में इसको विभाजित किया जाता है। आगे चलते हैं कि समय बीतने के साथ साथ प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों में जो परिवर्तन आता है उसकी छाप प्रदेश की स्वरूप पर दिखाई पड़ती है। यहाँ अब क्या हो गया? समय बीतने के साथ साथ प्राकृतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। आए दिन हमने कल भी बोला था कि हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, वनों की कटाई होते जा रही है, बर्फ पिघलते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? परिवर्तन का जो है नजारा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही बातें आ गई कि प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों में जो परिवर्तन का छाप दिखाई पड़ रहा है वो प्रदेश के स्वरूप को बतलाता है कि वहां का स्वरूप कैसा था, अब हमारा
प्रदेश का स्वरूप कैसा है, ये अपने छाप को छोड़ता है। इस प्रकार और बहुत सारे जो है बातें हो गई। इस पर यदि जो है तर्क वितर्क करते चले तो दोस्तों ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पर जो है अब विराम लेता हूं। हमें आप जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।